राजस्थान गए, राजस्थान से भरतपुर, आगरा के बाद पहुंचे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, जिले का जो गेस्ट हाउस था सर्किट हाउस, वहां बैठे थे, माननीय भाई जी से मुलाकात हुई। वहां का एक वाकया बता रहा हूं, यही हम लोगों के बीच में ये गोरखनाथ भाऊ जी भी थे, मंडल अध्यक्ष हमारे, ये वीरेंद्र मास्टर साहब थे, राहुल प्रधान जी थे, वीरेंद्र बीरू भाई थे जो अभी मैं बता रहा था, और कुछ साथी थे, हेलो, और कुछ साथी थे। जब वहां हम लोग पहुंचे, भाई के सामने हुए, भाई जी से मुलाकात हो गई, फोटो वाला भी काम हो गया, तो कुछ साथी हमारे बाहर निकल गए और 3 लोग हम लोग अभी अंदर बचे थे, मंडल अध्यक्ष जी और भाई वीरेंद्र मास्टर साहब यहीं बैठे थे, तो वही हम लोग थे। तब तक भाई जी ने एक प्रश्न हमसे किया, उसी बात को बताने के लिए मैं यह बात शुरू किया हूँ। भाई जी ने कहा, साथियों विनय ये बता कि जो गोली मुझे लगी है क्या यह तुझे नहीं लग सकती है? विनय बताओ। मार साहब थे, यही हैं भी दोनों लोग, गोरखनाथ जी भी हैं, कि जो गोली मुझे लगी है क्या वो तुमको नहीं लग सकती है? क्या गोरख को नहीं लग सकती है? या और जो हमारे इस देश में बहुजन समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, रात दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, क्या उनके ऊपर गोली नहीं मारी जा सकती है? तो उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे साथियों। मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, मारी जा सकती है, हमको भी गोली लग सकती है, हम लोगों को भी गोली लग सकती है, किसी को भी गोली मारी जा सकती है। साथियों भाई जी ने कहा, तो इसका इलाज क्या है? ये कैसे खत्म होगा? कैसे इससे हम लोग बचेंगे? इसका समाधान क्या है बताओ विनय। तो मैंने कहा कि माननीय भाई जी, जब हमारे शासन और सत्ता आएगी, जब हम लोग शासन में आएंगे, तब ये जुल्म और ज्यादती खत्म होगी, तब हमारे लोगों को गोलियां नहीं चलेगी। आपको तो छोड़िए, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई गोली नहीं चला पाएगा। साथियों ये इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ी बात थी कि भाई जी भी एकदम शांत थे, वहां काफी लोग थे, कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे थे, कार्यक्रम में जाना था वहां से। लेकिन हम 2-3 लोग जो इस बात पे चर्चा कर रहे थे, सभी लोगों का चेहरा पूरी तरह से गंभीर बन चुका था और बड़ा अजीब लगा कि आखिर यह कब तक चलेगा। साथियों इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज लगभग 100 मुकदमे और 18 बार जेल की यात्रा हुई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की। लगभग 100 मुकदमे और इतने बार जेल जाने के बाद भी अभी हमारे बीच में कई लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, तो आप सभी से हैं, बहादुर हैं। लगातार कई साथियों पे इसमें मुकदमे भी, कई जेल भी गए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम करते हुए। लेकिन जब एक किसी आम आदमी के घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में किसी के ऊपर मुकदमा हो जाता है, किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई भतीजा जेल चला जाता है, तो पूरे रिश्तेदारी में, परिवार में, आस पड़ोस में एक चेहरा मायूस हो जाता है कि फला का लड़का जेल चला गया, मुकदमे में फंस गया, पुलिस ने उसको FIR कर दिया। और आपका नेता जो हमारे लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, 100 मुकदमे होने के बाद भी ये किसी को खबर नहीं है कि कब जेल चले जाएंगे, कब ये भाजपा सरकार उठा के जेल में भेज देगी या किसी न किसी मुकदमे के बहाने उनको जेल से बाहर नहीं निकलने देगी। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार चेहरे पे मुस्कान लेके आपके लिए, हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसलिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कि और भी साथियों पे मुकदमे हैं, जेल की यात्रा जो कर रहे हैं साथी कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी, अगर मैं चेहरा मायूस कर लूंगा, मैं होपलेस हो जाऊंगा, मैं अगर उम्मीदें छोड़ दूंगा, तो हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाएगा। इसलिए लगातार मुस्कुराते रहे हैं, लगातार मुस्कुराते हैं और अपने जो भी पीड़ा है उसको छुपाते हुए लगातार आपके लिए, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए। साथियों एक और चीजें मैं अभी तक कुछ ही साथियों में कहा था, लेकिन आज बताना चाहता हूं। हमारे अधिकांश बूथ के और सेक्टर के पदाधिकारी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और आम लोग भी हैं, कार्यकर्ता साथी भी हैं। मैं एक चीज बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे हम लोग। साथियों एक प्रश्न उठता है कि जब हमारे पास पहले से एक पार्टी थी तो आजाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी?
जब पहले से हमारे पास बहुजन समाज पार्टी थी तो आजाद समाज पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या कारण है? साथियों, इसको इतने साथी आप जिम्मेदारी पूर्वक सुनिएगा। एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। यह बात अगर हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो हमारे भी मन से भ्रम खत्म होगा और हम दूसरों को भी बता पाएंगे। उदाहरण स्वरूप, जिस तरह से आज आजाद समाज पार्टी बनी है, इसी तरह से कभी बहुजन समाज पार्टी बनी थी। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया है, इसी तरह से आरपीआई एक पार्टी थी जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जो बाबा साहब ने बनाया था, बाबा साहब ने एक और पार्टी बनाया था जिसका नाम था लेबर पार्टी। जो मजदूर वर्ग थे, जो कमजोर, जो कंपनियों में काम करते थे, जो मजदूरी करते थे, उनके हक अधिकार के काम के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक पार्टी थी लेबर पार्टी, एक आरपीआई पार्टी थी। उस पार्टी के रहते हुए बहुजन समाज पार्टी का आविष्कार क्यों किया था मानव कांशीराम साहब को, इसको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब मानव कांशी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो जो लोग बचे थे जिनसे ये उम्मीदें थी कि बाबा साहब के मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, उस मिशन को वो आगे न बढ़ा के अपनी निजी व्यवस्था में लग गए थे, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था में लग गए थे, अपनी टीवी की व्यवस्था में लग गए थे और पैसा और झोला बस्ता तैयार करने लगे थे, गट्ठर पैसों का तैयार करने लगे थे। और जो वास्तविक काम था बाबा साहब का जो मिशन था, उससे मुखर हो गए थे, उसके विपरीत हो गए थे, उसके खिलाफ काम करने लगे थे। इसलिए मानव कांशीराम साहब ने जाकर भी आरपीआई पार्टी में वो चाहे कि मैं यहाँ से रह के यही काम करके बाबा साहब के मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जब जान गए कि इन लोगों ने जो यहाँ पहले से दरार बैठे हुए, ये जिंदगी भर में मेरी उम्र बीत जाएगी, अवसर नहीं देंगे और मैं महापुरुषों के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तब जाके उन्होंने DSO बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके और उस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम किया, बहुजन महापुरुषों को के मिशन को पूरा करने का काम किया। एक और बात जो मैंने प्रश्न किया, क्या जरूरत थी अलग बनाने की, इसको बता दूं। 2007 में चुनाव हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा ध्यान से। 2007 में चुनाव हुआ था, 200 से प्लस सीटें हमारी विधानसभा की निकली थी और उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी। फिर उसके बाद चुनाव हुआ 2012 में, 100 से नीचे सीटें आई थी। फिर उसके बाद एक चुनाव हुआ लोकसभा का 2014 में। 2014 के चुनाव में सीटें आई थी लोकसभा में 0। कितनी सीटें आई थी? 0। उससे एक साल बाद बनी थी भीम आर्मी। जुलाई 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ। उससे एक साल पहले जब चुनाव हो गया था लोकसभा में, तो वोट किसने बांटा? एक साल पहले ही वोट आपका किसने बांटा, जबकि भीम आर्मी तो एक साल बाद है। फिर उसके बाद जब चुनाव होता है, साथियों ध्यान से सुनना, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो साथी हैं, फिर उसके बाद चुनाव होता है 2017 में। सीटें कितनी निकलती है विधानसभा के, किसी साथी को पता है? 19, 18 या 19 सीटें निकलती हैं। फिर उसके बाद एक चुनाव होता है 2019 में। 2019 के चुनाव में महागठबंधन होता है, जिसमें हमारा आपका आंकड़ा था, आम लोगों का आंकड़ा था कि लगभग 70 से 80 सीटें लोकसभा की निकलेगी और सीटें क्या निकली? 10 और 15। उसके बाद एक चुनाव होता है 2019 में, एक और चुनाव होता है जिसे उपचुनाव कहे। विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, 12 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। रिजल्ट क्या निकला? 12 सीटों पे उपचुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी। सीटें कितनी निकली? किसी साथी को पता है? 0। तब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक चुनाव नहीं लड़ी थी। रिजल्ट क्या निकला? 0। फिर उसके बाद एक चुनाव होता है 2022 में, जिसमें मैं बोल रहा हूं, मैं भी चुनाव लड़ा था। आजाद समाज पार्टी की कई सीटों पे साथी चुनाव लड़े थे। क्या स्थिति रही? अधिकांश सीटों पे हमारे साथियों को वोट नहीं मिले, कम मिले। लोगों का कुछ न कुछ उम्मीदें थी कि एक बार और हमारी सरकार बनेगी, एक बार और शायद बहन जी विधायक मुख्यमंत्री बन जाए। सीटें क्या निकली? कितनी सीटें निकली? 1। वोट बटता कहाँ है, वोट फटता कैसे है, वोट फटा कहाँ, वोट बटा कहाँ, इसको समझने की जरूरत है साथियों।